आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसपीएससी जेईई नीट वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अभी तक आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा, थर्मो पढ़ा और अब बारी है हमारे फिजिक्स के नए चैप्टर की, क्योंकि हम पैरेलल चला रहे हैं। तो अब जो चैप्टर चलने वाला है वो सबका फेवरेट चैप्टर है, जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी, फिजिक्स की अगली जान। कौन कौन से फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर? काइनेमेटिक्स चल रहा, एनएलएम हो गया, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। ये 4-5 चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लिए, क्योंकि यही हार्ड है, यही टफ है, इन्हीं को अगर हमने सच्चे ढंग से समझ लिया, हर एक क्वेश्चन को बना लिया, तो आने वाली फिजिक्स में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। तो अब नया चैप्टर और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर चालू हो रहा है, और जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी, WPE, वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी। दिस इज इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1। इंट्रोडक्शन होगा, ज्यादा हम इसमें नहीं पढ़ेंगे और ना ही घुसेंगे। समझिए, अगर ये आय है लाला जी, देखिए ये एक ब्लॉक है जो कि यहां पर है, t बराबर 0 पर भी यहां है और t बराबर 2 घंटे बाद भी ये ब्लॉक यही है। तो क्या इसका जगह में कोई परिवर्तन आया? क्या इसने कोई जगह में परिवर्तन लाया है? ये नहीं। तो क्या इसने कोई कार्य किया? चलो मैं ही कार्य कर रहा हूं। यहां एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है जो कि इस पे धक्का लगाया जा रहा है, और उस 2 घंटे हो गए, लेकिन इस बेचारे से ये वाला ब्लॉक आगे खिसकाया नहीं गया। तो क्या उस बच्चे ने कोई कार्य किया इस ब्लॉक पर? बच्चा तो बोलेगा मैंने बहुत कार्य किया क्योंकि मैं थक गया हूं, लेकिन फिजिक्स बोलेगी नहीं, तुमने कोई कार्य नहीं किया। फिजिक्स इज वेरी स्ट्रिक्ट, कहेगी तुमने कोई भी कार्य नहीं किया। अब आया एक पहलवान आदमी, उसने इस ब्लॉक को धक्का लगाया और 2 घंटे बाद में ब्लॉक हमें यहां मिला। इसका मतलब अब इस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा। अब इस ब्लॉक ने कोई जगह ट्रैवल कर लिया, डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो क्या अब इसने कोई वर्क किया है? तो फिजिक्स कहेगी यस, अब इस पहलवान आदमी ने भी वर्क कर लिया, लेकिन इसने वर्क नहीं किया। इस बालक ने कोई वर्क, अर्थात कोई वर्क इस बालक ने नहीं किया, इस बालक ने कोई भी कार्य नहीं किया। तो सर इसका मतलब वर्क क्या होता है? इसका मतलब वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब फोर्स बराबर क्या होता है? वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है आपका वर्क। चलिए अब अपना चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और वर्क को समझने का ट्राई करते हैं। वर्क बोले तो वर्क कार्य है, ओके, वर्क है, क्या वर्ड है? वर्क, वर्क है जी, वर्क। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्क। वर्क का कंसेप्ट आया कहां से है, और जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है वो क्या चीज है, उसको हम समझते हैं और चीजों को अच्छे से समझते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, WET। वर्क का कंसेप्ट क्या कहता है? देखिए, फोर्स बराबर क्या होता है? MA। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? dP/dt, विच इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई में एक्सीलरेशन। हमने यही पढ़ा अभी तक फोर्स के बारे में, क्या कि फोर्स बराबर होता है dP/dt बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। यही हमने पढ़ा है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, हमारा एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, तो हम गति की तीनों नियम का यूज कर सकते हैं। पढ़ा है हमने, क्या v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। हम गति की तीनों चीज का यूज कर सकते हैं, और फोर्स भी हमारा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी हमारा क्या आएगा? कांस्टेंट। लेकिन अगर फोर्स आपका वेरिएबल है तो एक्सीलरेशन भी वेरिएबल होगा, और अब आप गति के समीकरण का यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब अब आपको सॉल्व करने के लिए एक ही जगह ये यूज करना पड़ेगा, क्या जी? vdv/dx या फिर dv/dt। तो चूंकि आप वर्क समझ रहे हैं, तो वर्क में क्या होगा? एक्सीलरेशन बदलता रहेगा। एक्सीलरेशन या जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल आएगा। चूंकि फोर्स वेरिएबल आएगा तो उसके केस में जो F होगा ये बराबर होगा किसके? dP/dt। इसके बराबर होगा ये dP/dt। फोर्स बराबर क्या होता है आपका? MA।
फोर्स बराबर हमारा होता है एक्सीलरेशन जिसे हम कहते हैं। अब dt यहाँ भेज दिया अगर हमने, तो यहाँ क्या बना, f डॉट डी टी विच इज इक्वल टू dp वेक्टर। अब आपने दोनों का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब अगर आप f डॉट डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, तो dt वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल, और ये क्या होता है अपना इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंपल्स। क्या होता है, ये इंपल्स होता है। तो यहां से ये हमारा कौन सा थ्योरम हो गया, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ये क्या है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है। आप इसको समझ सकते हैं क्या, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। तो ये हमारी क्या है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। और यहीं से वर्क का कंसेप्ट भी हमें देखने को मिलता है कि अगर हमारा फोर्स क्या है, वेरिएबल है, फोर्स क्या है, वेरिएबल है, और फोर्स बदल रहा है तो डिस्टेंस भी क्या हो रही है, बार बार बदल रही है। तो इसका मतलब F बराबर क्या होगा, एम वी डी बी बाई डी एक्स। यहां क्या आ जाएगा, F डॉट डी एक्स बराबर एम वी डी बी। अब आप इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, F डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू व्हाट, m कांस्टेंट है, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर, और यह इनिशियल से फाइनल, इसका मतलब डेल v का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब ध्यान से देखिए कुछ नजर आ रहा है, हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है हमारा, वर्क है। एफ डॉट डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स क्या है हमारा, वर्क है। तो यहीं से वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट निकलता है कि जितना भी आपने जो भी वर्क किया है एफ डॉट डी एक्स, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी को डेवलप करने के लिए हमने ये सारे सिंबल का यूज किया है, और फिर धीरे धीरे हमने इसको एक थ्योरम का नाम दे दिया, जिसको हमने क्या बोला, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम है, क्या कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब dx में मान लीजिए अगर वो x एक्सिस की बात कर रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, अगर वो y डायरेक्शन की बात कर रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी वाई कर देंगे, अगर वो z डायरेक्शन की बात कर रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी जेड कर देना, कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं रहेगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी को अगर हम समझे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर। आप सब याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं था तो, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एक एनर्जी का टर्म है क्या जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होता है, जितनी भी एनर्जी है सभी का यूनिट जूल होता है। क्या होता है, जूल। फिर भी जो अर्ग है वो सीजीएस पद्धति का है, तो एक अर्ग का मतलब होता है कितना, 10 की पावर 7 जूल। एक अर्ग का मतलब है 10 की पावर 7, एक अर्ग का मतलब होता है 10 की पावर 7, सॉरी उल्टा कर दिया, क्या है, एक जूल का मतलब होता है 10 की पावर 7 अर्ग। एक जूल का मतलब कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग, और एक न्यूटन का मतलब होता है 10 की पावर 5 डायन। याद कर सकते हैं, फिजिक्स पद्धति की यूनिट है। तो अगर 10 की पावर 7 अर्ग लिखा है तो इसका मतलब भी है कि वो एक जूल ही है, इसका मतलब भी क्या है, वो एक जूल ही है। और ध्यान देखिए हाफ एम बी स्क्वायर है, क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी डिक्रीज कर दूंगा तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। और ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम पर डिपेंड करता है। फ्रेम कैसा है, आप ग्राउंड से ले रहे हैं, कौन सी फ्रेम से ले रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी भी एक फ्रेम डिपेंडेंट ही हो गया ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा हमारा, फ्रेम डिपेंडेंट हो जाएगा। और हम काइनेटिक एनर्जी को एक और टर्म में लिख सकते हैं, कौन सी टर्म में, देखिए क्या पढ़ा है आपने, एम बी बराबर मोमेंटम होता है, तो मैंने एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया। अब एम बी क्या होता है, पी स्क्वायर। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर और क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m। तो ये हम काइनेटिक एनर्जी में समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बाय 2m। तो इस तरीके से ये जो वाला टर्म है इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स क्या होता है हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है। और याद रखने वाली चीज क्या है कि ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, ये जो होता है यही हमारा वर्क होता है।
यही हमारा क्या होता है, वर्क होता है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स हमारा क्या होता है, वर्क होता है। चलिए समझते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं क्या होता है हमारा ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। अगर हम इसकी जगह डी आर भी लिख सकते हैं अगर रेडियस की बात हो रही है तो, और लेंथ की बात हो रही है तो हम यहाँ पर एफ डॉट डी एल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, एफ डॉट डी एल भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है, वर्क ही है। ये सब क्या है, हमारे वर्क ही है। और ध्यान रखिए अगर इस dx वेक्टर को हटाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए जो फोर्स होता है या जो भी फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड और किसके, इसकी डायरेक्शन के बराबर होता है। याद रखिए डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कभी भी उस डी आर से करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, डी आर कॉस थीटा। क्या आएगा, डी आर कॉस थीटा। याद रख के चलेंगे हम इसको, क्या आएगा यहाँ पे, डी आर कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये जो dx वेक्टर है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dr डॉट आर गैप, और आर गैप को हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, cos थीटा। याद रख लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर या इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एल ये सब क्या है, वर्क है। क्या है, ये वर्क है। याद रख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स क्या होता है, हमारा वर्क होता है। क्या होता है, ये हमारा वर्क होता है। देखिए अगर फोर्स कांस्टेंट हो गया तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा, ds वेक्टर का इंटीग्रेशन, और ds डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या आ जाएगा अपना एफ डॉट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल का, और इसके हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट ds वेक्टर, और एफ डॉट ds वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम, एफ डी एस कॉस थीटा। क्यों, अरे लिखा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ डी एस कॉस थीटा। समझ में आ गया। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेना है, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेना है जहां से वर्क हुआ है, जहां से वर्क के बारे में दिया गया। अब यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएक्स मतलब कंपोनेंट करने की बात हो रही है। क्या करने की बात हो रही है, यहाँ पे कंपोनेंट करने की बात हो रही है। क्या आ गया यहाँ से, एफ एस बराबर डीएस, एस लिख लो क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, तो एफ डॉट एस वेक्टर आएगा। यहाँ क्या बचेगा, एफ एस कॉस थीटा। इसे क्या समझ आता है, कंपोनेंट कर रहा है, cos थीटा मतलब कहीं ना कहीं कंपोनेंट किया है, तो हम s वेक्टर के अलोंग भी कंपोनेंट कर सकते हैं और f वेक्टर के अलोंग भी कंपोनेंट कर सकते हैं। या तो आप s वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट कर दो या तो आप फोर्स के अलोंग कंपोनेंट कर दो। दोनों केस में आपका जो भी वर्क आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। मान लीजिए फोर्स ऐसे लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट ऐसे था, तो मैंने क्या करा, फोर्स का हमेशा जैसे मुझे फोर्स का करना है तो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल फोर्स का कंपोनेंट करेंगे, तो क्या होगा, एक इधर आ जाएगा, कौन सा, cos थीटा, और जो भी परपेंडिकुलर होगा कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा अपना, जीरो हो जाएगा। तो इसके पैरेलल जाना है तो यहां क्या आ जाएगा, एफ cos थीटा, तो यहां एस एफ cos थीटा हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, फोर्स के पैरेलल ले सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट किसके पैरेलल ले लेंगे, फोर्स के पैरेलल, तो भी यहाँ पे क्या आ रहा है, एस cos थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, एफ एस cos थीटा। तो इससे क्या समझ आया कि वर्क निकालना है तो या तो आप फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट कर लो उसके पैरेलल, या फिर आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के पैरेलल क्या कर लीजिए, कंपोनेंट कर लीजिए। दोनों ही केसेस में आपका क्या आएगा, क्या आएगा हमारा, दोनों ही केसेस में आपका जो भी वर्क डन आएगा वो सेम आएगा। और याद रखिएगा अगर आपका फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट देन थीटा वुड बी 90 डिग्री एंड फॉर्मूला इज एफ cos थीटा। इसका मतलब थीटा 90 हो गया, थीटा 90 कितना होता है, cos में 0,
तो इसका मतलब यहाँ पे वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा या अगर फोर्स, कोई सा भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर आ रहा है, उसके केस में जो भी वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जो भी वर्क डन होगा वो आपको क्या सा होगा जी, 0 होगा। जो भी वर्क डन होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। तो ये सब समझने के बाद हमें डायरेक्ट फाइनल टच जो भी है हमने पढ़ा, वो फाइनल टच क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर वेक्टर, कुछ भी बोल दो, डीएस वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और एफ अगर कांस्टेंट है तो एफ एस कॉस थीटा के ये बराबर आ जाएगा आपका वर्क डन, विच इज इक्वल टू व्हाट, एफ एस कॉस थीटा। और ये किसके बराबर है, या तो एस का कंपोनेंट एफ के पैरेलल या फिर एफ का कंपोनेंट एस के पैरेलल। तो ये हमारा क्या है, वर्क डन है। अगर वह फोर्स वेरिएबल है तो आप इसका सहारा लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो वाला, कौन सा वाला जी, डिस्प्लेसमेंट वो वाला लेंगे जहां से आपका फोर्स हो रहा है, लगाया गया है। और डीएस वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डीएस कॉस थीटा। ठीक है, आपको पढ़ाया अभी, तो ये सब हमने सार जो भी है समझा। अब हम साइन निकालना चाहते हैं, कब फोर्स पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन नेगेटिव होगा, कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, समझते हैं। ये कोई ब्लॉक है जिसपे फोर्स इधर लगाया है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो इसका वर्क डन क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। यही होता है क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। थीटा कितना बन रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन, मतलब थीटा यहाँ क्या बन रहा है, 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1, तो इसका मतलब यहाँ वर्क डन क्या आ गया, एफ एस। अगर इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दो तो अभी क्या होगा, अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है और एक दूसरे के पैरेलल है तो जो थीटा बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो थीटा कितना बनेगा, 180, और cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो इसका मतलब यहाँ वर्क डन क्या आ गया, माइनस एफ एस। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट के की दिशा में ही अपना फोर्स लग रहा है तब आप कहेंगे जो वर्क डन हुआ है वो पॉजिटिव है, नेट वर्क डन पॉजिटिव है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हुआ है तो जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा आपके यहाँ पे, नेगेटिव। और क्या याद रखने वाली बात है, ये वाली बात, फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है तो वर्क डन क्या आएगा, एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू 0, इसका मतलब वर्क डन यहाँ क्या आ गया, 0। अब ये तीनों बात याद रख सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट की दिशा में पर फोर्स लग रहा है तो प्लस फोर्स आएगा, मतलब वर्क डन प्लस में आएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है तो इसका मतलब है आपका कोई सा भी वर्क नहीं हुआ है, जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, 0 हो रहा है, आपने शून्य वर्क किया है। अब समझिए, ये एक ब्लॉक है जिसपे इधर से धक्का लग रहा है, किधर से धक्का लग रहा है, एक लड़का ये है जो इधर धक्का लगा रहा है, एक लड़का ये है जो इधर धक्का लगा रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, तो ये जो वर्क करेगा वो कैसा करेगा, नेगेटिव करेगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन ये वाला इसी की डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ये इसका वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इसका वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ऐसे आपको निकालना है कौन पॉजिटिव वर्क डन कार्य कर रहा है, कौन नेगेटिव वर्क डन कार्य कर रहा है। अगर चलती गाड़ी है, कैसी गाड़ी है जी, चलती गाड़ी है, ये रही एकदम बढ़िया सी गाड़ी। अगर गाड़ी क्या कर रही है, ब्रेक लगा रही है, ब्रेक लगा रही है, तो वो क्या कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी घटा रही है, और वेलोसिटी को घटाने का काम कौन करेगा, फ्रिक्शन करेगा। तो यहाँ पे पीछे की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन, जो कि अपोज करता है ना मोशन का, आगे जाना चाह रही है क्या करेगा, पीछे भगाएगा, इसका मतलब यहाँ क्या करेगा, फ्रिक्शन जनरेट कर देगा। एक टायर, ये जो पहिया है वो क्या कर देगा आपका, फ्रिक्शन जनरेट कर देगा। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, आगे, तो यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, इसलिए आपकी कार ब्रेक लगाने से रुक जाती है, क्योंकि आप कार्य पॉजिटिव नहीं कर रहे हो, आप कार्य कैसा कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हैं। आप कैसा काम कर रहे हैं महाराज जी, नेगेटिव कर रहे हैं। तो इस तरीके से समझ लीजिए, जहां जहां परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है वहां वहां फोर्स नेगेटिव है। जैसे ब्लॉक पे नीचे कौन लगा रहा है, एमजी लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा आ रहा है, लेकिन दोनों के बीच थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब अगर एमजी परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या लगेगा, 0 लगेगा। और नॉर्मल भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल भी क्या लगेगा आपका, 0 ही लगने वाला है।
तो आप ऐसे जो है यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपका फोर्स परपेंडिकुलर हुआ तो जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तब आपका वर्क डन कुछ ना कुछ आएगा, वरना नहीं आएगा। और अगर ये किसी एंगल में लगाया आपने फोर्स, तो क्या करेंगे आप डिस्प्लेसमेंट के अलोंग उसका क्या कर लेंगे, कंपोनेंट कर लेंगे। तो जो परपेंडिकुलर आएगा वहां पे कोई वर्क डन नहीं होगा, और जहां परपेंडिकुलर नहीं आ रहा वहां आपको वर्क डन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आज हमने वर्क डन की सारी चीजों को जान लिया। और एक काम की बात क्या है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है, आपको जो वर्क लेना है वो कंप्लीट लेना है, नेट वर्क डन लेना है। अगर ये ब्लॉक है तो इस ब्लॉक पे मैं एक ब्लॉक मैंने यहाँ बनाया, तो इस ब्लॉक पे फोर्स इधर लग रहा है, एक नॉर्मल इधर लग रहा है, एक mg इधर लग रहा है, और एक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे यूज करेंगे, टोटल फोर्स लिखेंगे, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एफएस, और नेट डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ। तो इसका मतलब है तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसका पीछे है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव एफ आर एस, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब यहाँ आएगा एफ एस। परपेंडिकुलर तो 0, यहाँ तो 0, और यहाँ क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आज आपने अपने वर्क एनर्जी के कंसेप्ट को बड़े प्यार से यहाँ पे समझ लिया। अब हम ग्राफ की बात करते हैं कि ग्राफ में हम इसको कैसे समझेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे और बाकी फिर क्वेश्चन होमवर्क के लिए। देखिए अब हम ग्राफ की बात करते हैं। हमने बनाया एफ डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन। हमने क्या पढ़ा है कि करेक्ट सा कभी भी दिख जाए इंटीग्रेशन में, तो जो ये एफ होगा और ये जो एक्स होगा, तो इनके बीच का जो भी ग्राफ होगा, तो उस ग्राफ का जो भी एरिया होगा, जैसे इसका एरिया क्या है, ये है और ये है, तो ये जो भी एरिया होगा ये हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। ये एरिया हमें क्या देगा जी, वर्क डन देगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो जो ऊपर वाला वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फोर्स इस तरफ, एक्स इस तरफ, तो वर्क डन यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और क्योंकि यहाँ एक्स कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, एक्स जा रहा है इधर, वर्क डन नीचे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो वर्क डन यहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, एक्स नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब इसके केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि जो एक्स का डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है, मतलब नेगेटिव हो रहा है, तो उसके केस में जो इधर वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अब यहाँ इस डायरेक्शन में एक्स है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन पॉजिटिव। यहाँ इधर है लेकिन फोर्स इधर लग रहा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाए। तो इस तरीके से हम ग्राफ को देखकर अपना वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक टी बराबर 0 कांस्टेंट फोर्स एफ बराबर 90 न्यूटन, टी बराबर 0 पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 90 न्यूटन का, और इज एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। ब्लॉक का मास है 10 किलो। ब्लॉक वाज एट रेस्ट, ब्लॉक स्टार्टिंग में रेस्ट पर है। हॉरिजॉन्टली सरफेस इज रफ विथ म्यू बराबर 0.5, और इसका म्यू का वैल्यू है 0.5। फाइंड वर्क डन बाय ईच फोर्स इन फर्स्ट 3 सेकंड। पहले 3 सेकंड में कितना फोर्स या कितना वर्क डन होगा वो हमसे पूछा है। ऑल्सो वेरीफाई वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम को भी हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो उसको कैसे करेंगे, तो पहला तो क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो हम गति के तीनों समीकरण यहाँ पे लगा सकते हैं। v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है वर्क डन। वर्क डन निकालना है, इसका मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमें डिस्प्लेसमेंट का जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें चाहिए होगा एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा हमें अपना एफ बराबर एम ए वाला कंडीशन। तो कैसे करेंगे, तो चूंकि ये रेस्ट में है तो जो पीछे फ्रिक्शन लगेगा वो हमारा लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इनटू नॉर्मल आता है,
और ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg। तो नॉर्मल बराबर mg मतलब 100, 100 मल्टीप्लाई 0.5 मतलब पीछे फोर्स लगेगा 50 न्यूटन का। तो क्या होगा 90 माइनस 50 मतलब 40 डिवाइड बाय 10। तो एक्सीलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चूंकि उसने पहले 3 सेकंड में हमसे फोर्स पूछा है तो हमें डिस्प्लेसमेंट पहले 3 सेकंड में लगाना पड़ेगा। तो हम ये वाली समीकरण का यूज करेंगे। हमें एस निकालना है, यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन ने निकाल लिया है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ए का वैल्यू 4, टी कितना 3 का स्क्वायर 9। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट अपना आ जाएगा 18 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 18 मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट जा रहा है इस डायरेक्शन में 18 मीटर। तो अगर अब क्वेश्चन बोलता है कि क्या बताइए ईच फोर्स कैलकुलेट करिए, क्या पूछा है वर्क डन बाय ईच फोर्स। हाँ, हर कोई कितना वर्क यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। तो अगर मैं फ्रिक्शन की बात करता हूं तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, तो नेट वर्क डन क्या आएगा फ्रिक्शन का नेगेटिव। कितना आएगा F इंटू एस, तो 50 इंटू 18 और नेगेटिव साइन। तो ये माइनस 900 जूल का फोर्स लगा रहा है हमारा फ्रिक्शन। हम ये वाले फोर्स का वर्क डन निकालेंगे तो कैसे आएगा, आगे फोर्स लग रहा है 90 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 18, तो फोर्स कितना लगेगा 1620 जूल। नॉर्मल वाले वर्क डन की बात करते हैं तो थीटा है 90 मतलब इसका वर्क डन हो जाएगा 0। mg भी लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, डिफरेंस है थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 तो वर्क डन हमारा हो गया 0 mg का। क्वेश्चन में बोला है नेट वर्क डन बताओ, तो नेट वर्क डन क्या होगा प्लस करके 1620 प्लस नहीं होगा नेगेटिव होगी, नेगेटिव साइन है तो यहां बचेगा अपना आंसर आ जाएगा 720 जूल। तो ऐसे हमने कैलकुलेट किया तो अपना वर्क डन नेट आ गया 720 जूल। तो ये हमारा हो गया इसको करने का मेथड नंबर 1। और मेथड 1 से अपना आंसर आ रहा है 720 जूल। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमने एक और चीज क्या पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है। हमने अपने कंसेप्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम को जाना है। क्योंकि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन, नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमें नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। वी इनिशियल 0 है तो ये तो 0 हो गया। हमें वर्क डन नेट कैलकुलेट करना, तो इसका मतलब अगर मुझे कहीं से फाइनल वेलोसिटी पता लग जाए तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि मैंने एक्सीलरेशन निकाल लिया, क्योंकि मुझे टाइम दिया है और मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो पहले समीकरण में वैल्यू रख दूंगा क्या, v बराबर u प्लस ए टी, इनिशियल 0 तो v बराबर आ गया ए टी, ए कितना 4, t कितना 3, इसका मतलब वेलोसिटी आ गई अपनी 12 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइनल वेलोसिटी यहां रख देंगे 12 का स्क्वायर 144, मास है अपना 10 किलो डिवाइड में 2, इसको भाग करेंगे तो सॉल्व करने से यहां पे आंसर आ रहा है 720 जूल। तो नेट वर्क डन यहां से कितना आ गया 720 जूल। तो ये मेथड नंबर 2 हो गया। क्या मेथड 1 से भी 720 जूल आ रहा है, यस। तो इसका मतलब हमने जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई है वो एकदम सही है। तो इसका मतलब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमेशा नेट वर्क डन के बराबर आता है। तो इस तरीके से हम कभी हमें क्वेश्चन करना होगा तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर नेट वर्क डन कर देंगे, तो इस तरीके से अपना जो है ये आंसर आ जाएगा। और हम कभी भी हमें करना होगा तो ऐसे हम इसको करेंगे। और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करेंगे कल की क्लासेस में, तब हम जानेंगे कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल ये जो WET है वर्क एनर्जी थ्योरम है या ये कंसेप्ट है ये कैसे अप्लाई करना है, कल समझेंगे। बाकी आपने जाना कि ऐसे केसेस में जब वर्क डन नेट कैलकुलेट कर रहे थे तो काफी हार्ड आ रहा था, लेकिन जब हमने यहां वर्क डन नेट कैलकुलेट किया तो यहां एकदम फटाफट आ गया। लेकिन अगर वो ईच का बोलता हर एक का अलग अलग कैलकुलेट करिए, तब हम यहां से अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए तब हमें इसका यूज करना ही पड़ता। हमने समझ लिया कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगानी है, हमें अलग अलग फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, अगर फोर्स कांस्टेंट होगा एक्सीलरेशन नहीं दिया जाएगा तो कैसे निकालना है। तो ये एक क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीजों को जाना और आज के इस छोटे से लेक्चर को समाप्त करते हैं। और कुछ करीबन 2 से 3 क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम के या वर्क पावर एनर्जी नए चैप्टर के
आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं वो डिस्कस करने हैं। मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 2 में, तब तक ये टाटा बाय बाय।